हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उससे रिलेटेड डिसएडवांटेजेस। ईच एंड एवरी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट एडवांटेज हमें मिलता है वो क्या है कि ये मॉड्यूलर है, स्केलेबल है, एक्सटेंसिबल है, रीयूजेबल है एंड मेंटेनेबल है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट्स में बना के लिखना चाहे तो एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मेंटेनेबल का मीनिंग क्या है कि हम एक बार कोड लिख दें, उस कोड को हम प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि हमने कोड लिख दिया और वो गायब हो जाएगा, नहीं। जैसे हम जावा के बारे में डिस्कस करते हैं तो जावा में क्या होता है, एक बार हमने कोड बना दिया, उस कोड को रन करने के लिए है। अब वो 2 स्टेप्स क्या है, कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर, राइट। इससे क्या होगा, एक बार कंपाइल कर दिया तो वो डॉट क्लास फाइल में चेंज हो जाएगा, देन जाके तब हमें आंसर मिलेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि वो 2 बार फाइल बन गई। अब जो डॉट क्लास फाइल है वो आप कहीं पर भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो डॉट क्लास फाइल आप पर्सनली ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको वो एग्जैक्टली कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको उसके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ओपन करना पड़ेगा अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जैक्टली फाइल क्या है। लेकिन विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं होता। विजुअल बेसिक में क्या है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मोस्टली क्या होता है कि जो आपने एक बार लिख दिया कोड, उसको आप दोबारा ओपन कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। इसलिए आप किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं, किसी भी पेन ड्राइव में, सीडी में, किसी भी चीज़ में प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं। सिंपल बात, इसी को मेंटेनेबल बोलते हैं। रीयूजेबल कैसे है, क्योंकि हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। हमने एक प्रोग्राम बना के रख दिया, उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम के नेम को एज इंपोर्ट कर देंगे सेकंड फाइल में, जिससे पूरा का पूरा प्रोग्राम सेकंड वाले प्रोग्राम की फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा होता है। रीयूजेबल और कैसे हो सकता है कि हमने एक बार एक कोड लिख दिया, उसी को हम बार बार कॉल कर रहे हैं या उसी के थ्रू हम टेम्पलेट बना रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। एक्सटेंडेबल कैसे है कि अगर एक हमने जैसे लाइब्रेरी यूज़ की है या कुछ भी चीज़ यूज़ की है, हमने इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी को या एक क्लास बना कर रखी हुई है, उसी क्लास को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि एक कोड पहले से ही लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको मॉड्युलैरिटी बोलेंगे। स्केलेबल और एक्सटेंडेबल मोस्टली सेम ही होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आप स्केल कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ एडअप कर रहे हैं, लाइक जैसे अपडेट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, इट मॉडल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ सिंपल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उसको वो सिंपल से स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी एक सिंपल से स्ट्रक्चर में बता सकता है, उसको सोल्व कर सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी यूज अक्रॉस द प्रोग्राम। यहाँ पर हमें पूरे प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स का और क्लासेस का यूज़ करना होता है, जिससे हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व कर पाते हैं, राइट। कोड विल बी रीयूज्ड, ये भी हमने देखा अभी कि कोड को हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वी कैन ईजिली मॉडिफाइड इट, ठीक है, हम इसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉड्यूलेबल है, स्केलेबल है। अपेंड द कोड विदाउट अफेक्टिंग द अदर, यानी कि एक कोड लिखा हुआ है पूरा प्रोग्राम, अब उसके अंदर कुछ अपडेट करना है तो पूरे के पूरे कोड को अफेक्ट किए बिना, कुछ एरर किए बिना हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, वो भी ईजिली। प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू द एनकैप्सुलेशन एंड द डेटा हाइडिंग फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या करती है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कि सिक्योरिटी हमें प्रोसीजरल लैंग्वेज में नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ होता है। इसलिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू द एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग वही सेम आता है कि डेटा को हम हाइड किसके थ्रू कर पाते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। तो इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ होता है। और एनकैप्सुलेशन भी क्या होता है, डेटा को बाइंड कर देना, बाइंडिंग करना। कैसे बाइंड करना, मेथड्स को और वेरिएबल्स को एक सिंपल एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर देने को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, डीबगिंग इज ईजी, अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसको डीबग करना बहुत आसान होता है। बेनिफिशियल टू कोलैबोरेशन ऑफ डेवलपमेंट इन विच अ लार्ज प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लाइक बड़े बड़े एमएनसीज हैं, एमएनसी में छोटे प्रोजेक्ट्स तो बनते नहीं है ना। हम ऐप्स यूज़ करते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ऐप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो ये छोटे से मॉड्यूल से, एक छोटे से कोड से तो बनते नहीं। और भी छोड़ो, हम जो मेन यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते ही करते हैं, लाइक हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, लाइक हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं रील्स देखने के लिए, पोस्ट अपलोड करने के लिए, रील्स अपलोड करने के लिए। ये सब प्लेटफॉर्म्स भी क्या हैं, क्या 3-4 लाइन ऑफ कोड से बन जाते हैं? नहीं, पता नहीं कितने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स, कितने ज़्यादा लैंग्वेजेस के मिक्सअप से ये बनते हैं।
राइट। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी लैंग्वेज एक ही पर्सन को आती है और एक पूरा का पूरा ऐप, पूरा प्रोग्राम किसने बना दिया, एक ही पर्सन ने बना दिया, नहीं। जब एमएनसीज की बात आती है तो वहाँ पे जिसको जो काम आता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेफरेंस होती है। जिसको रिएक्ट आता है उसको रिएक्ट देंगे, जिसको जेएस आता है उसको जेएस का काम देंगे, नहीं भी आता है तो वो सीख के वो काम कर सकता है। पर सारा का सारा काम एक पर्सन के ऊपर नहीं होता, वहाँ पे टीम वर्क होता है। टीम वर्क में क्या होगा कि पूरे के पूरे प्रोग्राम का छोटा छोटा पार्ट्स डिवाइड कर दिया जाएगा। किसी को बोला जाएगा आप फ्रंट पेज बनाओगे, किसी को बोला जाएगा आप लोगो बनाओगे, किसी को बोला जाएगा आप बैकएंड बनाओगे, किसी को यूआई डिज़ाइन बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, किसी को लॉगिन वाला, लॉग आउट साइन वाला पेज मिलेगा बनाने के लिए। इस तरह से क्या हुआ, एक प्रोग्राम तो पूरा एक ही था लेकिन इस प्रोग्राम के हिस्से बहुत सारे थे, पार्ट्स बहुत सारे डिवाइड हो गए थे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम अलग अलग पेज भी बना रहे हैं ना, फ्रंट पेज किसी और के पास है, सेकंड किसी और के पास, लॉगिन वाला किसी और के पास है, सेटिंग वाला पेज किसी और के पास है, तब भी उन सबको एक साथ अपेंड किया जा सकता है, एक साथ इंटीग्रेशन किया जा सकता है और कोड को रन किया जा सकता है। यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को अगर हम शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ग्रुप्स बना दें, उसके बाद जब वो प्रोग्राम लिख दिया जाए, बन चुका है प्रोग्राम, तो उसको कोलैबर भी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, वहाँ पर तो आपको लाइन बाय लाइन सब प्रोग्राम लिखना था क्योंकि वो कंपाइल ही लाइन बाय लाइन करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर इंस्टेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस। हाँ जी, अब देखिए टेस्टिंग की प्रोसेस की नीड तो होगी। अब ये तो बात है कि हम कोलैबर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्रोग्राम का, बट हो सकता है किसी ना किसी प्रोग्राम में एरर हो या ना भी हो, लेकिन 2 प्रोग्राम्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तब एरर आ जाए, 3 प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तब एरर आ जाए, तो आपको हर एक स्टेज पर जाकर टेस्टिंग करनी होगी। फाइनली टेस्टिंग तो होगी जो मेन प्रोजेक्ट की, पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी वो तो होनी है, लेकिन हर एक स्टेप पर जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हर जगह पर इंटेंसिव टेस्टिंग की नीड होती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो तो स्मॉल प्रॉब्लम को सोल्व करता है, कॉम्प्लेक्स को नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस है कि उसको सोल्व होने में टाइम लगेगा, सोल्व हो जाएगी नो डाउट, सोल्व तो होनी है वो प्रॉब्लम, बट उसको सोल्व करने में एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेज हमें टाइम तो लगेगा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। द साइज ऑफ द प्रोग्राम क्रिएटेड यूजिंग द अप्रोच में भी बिकम द लार्जर। हो सकता है कि जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो 3-4 लाइन का ना हो, 1000-2000 कोड का हो, 3000 का हो, और भी नंबर ऑफ लाइन्स का कोड हो सकता है। देन द प्रोग्राम रिटन यूजिंग द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में इतने नंबर ऑफ लाइन का कोड नहीं होता। समझ में आ रही है, प्रोसीजरल लैंग्वेज में इतने नंबर ऑफ लाइन का कोड नहीं होता जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लिख सकते हैं, लिखना पड़ता है, आप ये भी कह सकते हैं, तभी तो डिसएडवांटेज बनेगी ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग दिस अप्रोच, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करके, रिक्वायर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्री वर्क एंड प्लानिंग, तो हमें पहले से ही अपने काम को लेके प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये क्लास बनाई जाएगी, इस तरह से इस क्लास में ये कोड होगा, ये क्लास का काम ये होगा, ये मेथड्स बनेंगे, ये वेरिएबल्स बनाए जाएंगे, सब कुछ हमें प्री प्लानिंग करना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्टेज है। ओप्स कोड इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड होता है वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। अब देखिए, खुद देखिए कि C++ में और जावा के कोड में कितना डिफरेंस है। माना कि एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए भी हमें C++ में बहुत कोड लिखना पड़ता है, बट एज कम्पेयर टू जावा कम ही कोड होता है और उसको 2 बार कंपाइल भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जावा में करना पड़ता है। तो हर जरूरी नहीं है कि ना हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है सब सेम ही तरह से काम करे, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकती हैं, कुछ ईजी भी हो सकती हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उस पर काम करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन सर्टेन सिनेरियोज कुछ ऐसे भी कंडीशंस आ सकती हैं, दिस प्रोग्राम कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ऑब्वियस है कि इतनी नंबर ऑफ लाइन्स आप लिख रहे हैं, 1000, 2000, 3000, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो ऑब्वियस है कि वो मेमोरी में भी उतना ही स्पेस लेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, कम स्पेस तो लेगा नहीं। कोड इतना ज़्यादा है और स्पेस भी वो ज़्यादा ही लेगा मेमोरी में, जिससे मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, वो भी डिसएडवांटेज है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल प्रोग्राम्स पे इतना सुटेबल नहीं है, हालांकि हम कोड लिख लेते हैं, मनाही नहीं है कोई कोड लिखने में, लेकिन सुटेबल नहीं है। टेक टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम्स, वही सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो स्टूडेंट्स, सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।